Welcome guys, welcome back to Legendary Learners. Guys, लास्ट वीडियो में हमने फोर्स के ऊपर डिस्कशन किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक और टॉपिक आपके लिए लाए हैं, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम। गाइस, आज के क्लास 11 के लॉस ऑफ मोशन का ये सेकंड पार्ट है। गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ बेल बटन को पुश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आशा है कि अभी तक आपने ये काम कर दिया होगा। आपका सब्सक्रिप्शन फ्री होता है। ये हमें आपके लिए नए और अच्छे मोटिवेटिव वीडियोस बनाने की एक अच्छे खासी ताकत प्रोवाइड करता है, एक उम्मीद देता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ना समय गवाते हुए चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो लेजेंडरी लर्नर्स में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लॉस ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम आज का टारगेट रख रहे हैं इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम और अबाउट लीनियर मोमेंटम। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है क्या, और लीनियर मोमेंटम में एक और चीज़ हमने ऐड की है, जो कि लीनियर मोमेंटम से हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F=ma को प्रूफ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट है लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम सिंपली हम इसे कभी का मोमेंटम भी कहते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P, कैपिटल P से हम इसे डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में बताते हैं कि इट इज़ अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने एनालिसिस ऑफ वेक्टर नाम से बनाया था, जिसमें हमने वेक्टर को अच्छे से बताया था। लास्ट वीडियो में भी हमने वेक्टर के बारे में कुछ बताया है। अगर आप वेक्टर के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ पे आपको एनालिसिस ऑफ वेक्टर नाम से एक वीडियो मिल सकती है, जिसे आप देखकर वेक्टर को और अच्छे से और डीपली समझ सकते हैं। और थर्ड पॉइंट मोमेंटम में हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट मीन्स, ये हम ऐसे कुछ इसको दिखा सकते हैं, P=mv। यहाँ पे P के ऊपर एरो लगा है, क्योंकि हम
जानते हैं कि v जो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसी तरीके से हम p पे भी लगाकर इसे डिनोट कर सकते हैं वेक्टर है। अगली बात हम देखें तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं। तो अगला हम यहाँ पे प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ भी देख लें। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ हम जानते हैं एफ होता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम या फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। लास्ट वीडियो में हमने आपको ऐसे बताया था। और अब डिफरेंशिएट करेंगे p को, तो जो निकल के आएगा वो होगा एक ma। और ये आएगा कैसे, चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे प्रूफ डाल के हम इसे चलिए प्रूफ कर देते हैं। अब यहाँ पे वही उतार देंगे dp/dt, और इसे अब ऐसे भी लिखा जा सकता है d mv, क्योंकि मोमेंटम mv होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब इसे डिफरेंशिएट करें तो कैसे होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर भी बनाई हुई हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं और कैसे करते हैं वो हमने क्लियर किया था। उसमें हमने और भी कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में है, जाके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हम m को बाहर निकाल देंगे, कुछ इस तरीके से लेंगे f = m और यहाँ d v/dt। अब dv/dt यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम हम जानते हैं क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से साफ निकल के आ जाएगा ma। तो सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं f = ma। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो हमने अभी तक मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पर कुछ बातें देखी जो यहाँ पर है कि p से डिनोट किया जाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये मास और प्रोडक्ट वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है और इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है कि जब मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो निकल के आता है वो मोमेंटम होता है, जो p = mv होता है। यहाँ पे साफ लिखा है
और यहाँ पे हमने नीचे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव किया है। अगला आता है थर्ड पॉइंट हमारा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम भी कहते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब सम ऑफ ऑल द मोमेंटम इज कांस्टेंट। मतलब आपको समझाता हूँ, इसको अच्छे से डिफाइन करता हूँ। तो इफ there are mass m1 m2 और so on mn तक, mn तक मासेस हैं जो मूव कर रही हैं, मूविंग एट वेलोसिटी। E1 V2 से Vn तक, तो क्या होगा इनका सम। मैं एक्सप्रेशन को बोलता हूँ तो सम टोटल मोमेंटम जो P है, टोटल मोमेंटम P है, वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2 से लेकर mn vn तक। और and for an isolated सिस्टम, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पर F होगा 0, फोर्स उस पे, फोर्स का सम आएगा 0, देन m dp by dt equal to 0, and so p equal to constant, p इसका कांस्टेंट रह जाएगा। और इसी तरीके से इन सब का सम भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये सब का सम जो आएगा एक कांस्टेंट होगा। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें सभी मोमेंटम का सम कांस्टेंट होता है। पी यहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो सबका मोमेंटम का जब सम करेंगे तो कांस्टेंट निकल के आता है। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो यहाँ थी हमारी
अभी मोमेंटम की बात अब आती है बात कि इम्पल्स जो हमारा था अगला आज का टारगेट इम्पल्स क्या होता है, और इम्पल्स के साथ ही मोमेंटम का एक रिलेशन क्या है। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स जनरली जे से स्मॉल जे से डिनोट किया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं डिनोटेड बाय जे। और जैसे डिनोट किया जाता है। दूसरा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर से तीसरा लिख सकते हैं इट इज डिफरेंस। इट इज डिफरेंस बट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को मैंने यहाँ केवल पी से डिनोट किया है, यानी कि जो जे है वो P1 और P2 का डिफरेंस होगा, P2 माइनस P1। और P जो मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जे भी जो इम्पल्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें एक और बात आती है, ये तो मोमेंटम का इम्पल्स से क्या रिलेशन है ये था। अभी इसमें जो चौथी बात आती है इट इज़ अ प्रोडक्ट of time and force। यानी कि जे जो इम्पल्स है उससे कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है FDT। या DT जो है वो है टाइम, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, और F फोर्स है। इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। इसके वेक्टर होने के दो रीज़न है। एक तो ये इम्पल्स मोमेंटम का डिफरेंस होता है, और दूसरा कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। इस चीज़ को भी हम लोग अभी प्रूफ करेंगे कि मोमेंटम का ये रिलेशन जो है ये FDT होता है। उससे पहले आपको इम्पल्स के बारे में बताता हूँ। इम्पल्स की डेफिनेशन आपको क्लियर करता हूँ। तो जब भी कोई फोर्स लगाया जाता है
छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कभी क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट में आपने बैट से हिट किया, तो एक स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, बहुत ही कम समय के लिए आपने फोर्स लगाया और बैट से हिट किया, और उस समय फोर्स बहुत ही हाई रहता है। छोटे लेवल पे आपने तो हिट नहीं किया, बड़े ही फोर्स के साथ उस बैट से हिट किया था। तो जो बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन पे आपने फोर्स लगाया और उस फोर्स का नतीजा बहुत ही हाई निकला, तो वैसे को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। इससे कई और एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि कोई क्रिकेट खेला और उससे अगर बॉल पकड़नी है तो अपने हाथ नीचे करता है, क्योंकि क्रिकेट बॉल थोड़ी हैवी भी होती है और दूर से आते हुए नीचे जब गिरेगी तो उससे जो फोर्स लगेगा थोड़ा हाई, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इतने हाई फोर्स को मैनेज करके इजीली पकड़ ले और उसे प्लेयर को कोई चोट ना आए, तो वो अपने हाथ थोड़े नीचे करता है ताकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए थोड़ी, तो फोर्स भी उस समय कम हो जाएगा। तो उस समय फोर्स और एकदम छोटे समय के लिए जब पकड़ेगा तो वो भी एक तरीके से इम्पल्स एग्जाम्पल हो सकता है। और तीसरा अगर एग्जाम्पल दें तो अगर कोई थोड़े ऊंचाई से गिर रहा स्लिप करके और एक सीमेंटेड फ्लोर पे गिरा, तो सीमेंटेड फ्लोर पे उसके रुकने का जो समय होगा गिरते समय, वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन होगी और फोर्स उस पर ज़्यादा होगा जिससे उसे चोट आ सकती है। तो ये भी एक इम्पल्स का एग्जाम्पल हो सकता है। और अब आगे चलें कि ये जो रिलेशन है मोमेंटम का डिफरेंस F/dt होता है, इससे प्रूफ है। तो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। तो अब हम 5वें पे आए, प्रूफ ऑफ, या फिर इसे निकालते ही हैं। या इसको डेराइव करें, डेरिवेशन, इसका 5वां पॉइंट हम डाल सकते हैं, ऑफ J equal to E2 minus Q1। इसका डेरिवेशन करें, इसको निकालें, प्रूफ करें। तो यहाँ पे प्रूफ डाल के आगे चलते हैं। तो पहले वही काम करेंगे। F इक्वल टू होता है dP/dt। अब इस dt को हम लोग f के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स का होगा
एफ डी टी इक्वल टू डी पी और एफ डी टी इक्वल टू डी पी। अब तीसरा और लास्ट स्टेप इसका होगा इंटीग्रेट। नाउ ऑन integrating the above equation, जो ये इक्वेशन आया है इसे हम लोग इंटीग्रेट करें तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है। पहले भी मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे हमने एक वीडियो बनाया था। अगर मैथ्स में या फिज़िक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना ना आए तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर उस प्लेलिस्ट को चेक करें और वीडियो देखें, वरना आपको आगे बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जो आपके जे या नीट के एग्ज़ाम में अच्छी बात नहीं होगी। तो मेरी सलाह ये होगी आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द उस वीडियो को देखें, वरना आपको ये अच्छे से समझ आएगा नहीं कि इंटीग्रेट हम आगे कैसे करें। अब यहाँ पे हम जो है इससे इंटीग्रेट कर दें। ये हम जानते हैं इम्पल्स के बराबर होता है एफ डी टी, तो यहाँ पे जे जो है उससे इंटीग्रेट किया जाता है और ये जो ऐसे साइन बनाया है वो इंटीग्रेशन का साइन होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी बना के एफ डी टी इक्वल टू और यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के साथ टी टू और यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन बना देंगे। इसमें वो पी है और बी पी, तो अब इसे इंटीग्रेट जब करें तो ये जे इक्वल टू एफ डी टू एफ डी टू माइनस डी वन डी टू एस डी वन। ये ऐसे क्यों लिखा गया है, इसके लिए प्लीज़ आप इंटीग्रेशन पे थोड़ा ध्यान देना कि इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है। जैसे अब हम क्या लिख सकते हैं एफ डेल्टा टी यहाँ पर
फिर डेल्टा टी तो इससे हम यहाँ पे ये प्रूफ कर सकते हैं। डेल्टा टी को मैंने T2 माइनस T1 के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख दें J इक्वल टू F डेल्टा टी एट ऑल्सो इक्वल टू P2 माइनस P1। तो जो इम्पल्स है J वो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, ये भी प्रूफ होगा। और इम्पल्स का डिफरेंस है P2 माइनस P1, ये भी हमने यहाँ पे आपको प्रूफ किया है। तो अभी तक हमने जो भी आपको बताया, मेरे ख्याल से आपको वो समझ में आया होगा। और आगे बढ़ एक लास्ट आपको छोटे से एक टिप दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको आगे मदद कर सकती है। 6 से एक आप नोट के फॉर्म में प्लीज इसे लिख लें। F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लें कि यहाँ पे F जो एक फोर्स है, अगर कोई दो फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हों तो उसका जो रिज़ल्ट है, अगर F1 एक फोर्स है और F2 एक फोर्स है, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, आंसर वो किस तरीके से निकलेगा, वो होगा आपका अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और cos थीटा, यहाँ पे थीटा वो एंगल है जिस इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल। हमने वेक्टर में भी पढ़ा है कि जब दो फोर्स लगते हैं, माना कोई ऐसे ट्रायंगल ऑफ एडिशन से, आपको एक डायग्राम के फॉर्म में बताता हूँ। माना एक फोर्स ऐसे लग रहा है और दूसरा कहीं ऐसे लग रहा है। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ऐसे निकलेगा। ये F हो गया, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा, वो इस इक्वेशन से यहाँ से निकाला जा सकता है।
और ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी हमने आपको बताया। और अगर आपको दोबारा इसको समझना है वेक्टर में, तो हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे। अगर आपके अच्छे कमेंट्स आए कि आपको इसमें वेक्टर एडिशन में भी कोई मदद चाहिए, तो हम जल्द से जल्द उसके लिए भी वीडियो तैयार करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर our videos, and please subscribe our channel. Thank you for watching.